मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज काला डेरा से आज के इस वीडियो में ई लेक्चर में बीएससी पार्ट सेकंड के छात्रों का स्वागत करता हूं। कल का जो ई लेक्चर किया था इससे पहले, उसमें अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के बारे में अपन ने पढ़ा था। आज उसी के कंटिन्यूएशन में क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम्स और यदि कोई समूह किसी यौगिक के साथ जुड़ा हुआ है, उसके यूवी स्पेक्ट्रम पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन यूवी स्पेक्ट्रम। हिंदी में बात करें तो वर्णमूलक, क्रोमोफोर्स को अपन वर्णमूलक कहते हैं। ऑक्सोक्रोम को हिंदी में वर्णवर्धक कहते हैं। कुछ ऐसे समूह होते हैं जो यौगिक को रंग प्रदान करते हैं, उन्हें अपन क्रोमोफोर कहते हैं। अभी इसे अपन डिटेल में पढ़ेंगे। और इन क्रोमोफोर की इंटेंसिटी या उनकी रंगीनता को, उसके रंग को कुछ समूह ऐसे होते हैं जो बढ़ा देते हैं, उन्हें ऑक्सोक्रोम के तहत अपन स्टडी करेंगे। और ये कोई समूह यौगिक के साथ जुड़ा हुआ है, उसमें पराबैंगनी स्पेक्ट्रम पर उस प्रतिस्थापी समूह का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो अपन आज के इस ई लेक्चर में पढ़ेंगे। आपसे एग्जाम में शॉर्ट नोट पूछे जाते हैं। क्रोमोफोर्स पे टिप्पणी लिखो, ऑक्सोक्रोम्स पे टिप्पणी लिखो, या पराबैंगनी स्पेक्ट्रम पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपसे पूछा जाता है। सबसे पहली चीज तो अपन पढ़ रहे हैं वर्णमूलक, क्रोमोफोर। अपन यौगिक देखते हैं, यौगिक सफेद भी होते हैं, यौगिकों पे रंग भी होता है। तो ये रंग किन पे होता है और किस कारण से होता है। यदि किसी यौगिक में रंग की उपस्थिति या यौगिक का रंगीन होने का कारण अपन देखें तो उसमें असंतृप्त समूह जुड़ा हुआ होगा। कोई ऐसा समूह जुड़ा हुआ है जिसमें असंतृप्तता है, अनसैचुरेशन है। अब अनसैचुरेटेड ग्रुप्स की अपन बात करें तो ये एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड ग्रुप, असंतृप्त समूह यौगिक से जुड़ा हुआ है, उसे अपन वर्णमूलक या फिर इंग्लिश में क्रोमोफोर कहते हैं। क्रोमोफोर क्या करता है? क्रोमोफोर पराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करता है, वहां की तरंग दैर्ध्यों को अवशोषित कर लेता है, जिसके फलस्वरूप यौगिक रंगीन होता है। क्रोमोफोर या वर्णमूलक है क्या चीज? तो ये वियुक्त क्रियात्मक समूह है, आइसोलेटेड फंक्शनल ग्रुप है। ऐसे फंक्शनल ग्रुप या ऐसे समूह जो किसी भी अन्य समूह के साथ संयुग्मन मतलब कॉन्जुगेशन अवस्था में नहीं होते, ये स्वतंत्र रूप से होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। दूसरी चीज, ये वर्णमूलक या क्रोमोफोम पैराबैंगनी और दृश्य क्षेत्र की तरंग दैर्ध्यों को ही अवशोषित करती है। दृश्य क्षेत्र और पराबैंगनी क्षेत्र में अवशोषण प्रदर्शित करने के कारण ही जो यौगिक है वो रंगीन बनता है। वर्णमूलक कितने प्रकार के हैं? यदि इसकी बात अपन करें तो वर्णमूलक दो प्रकार के हैं, और दो प्रकार के वर्णमूलक का जो वर्गीकरण किया गया है वो इसमें जो क्रोमोफोर है उसमें पाई और एन इलेक्ट्रॉन के आधार पर किया है। ये पहले वे वर्णमूलक जिनके पास केवल पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पाई इलेक्ट्रॉन पाई
स्टार कक्षक तक, स्तर तक, ऊर्जा स्तर तक एनर्जी एब्जॉर्ब करके जाते हैं, जिसे अपन पाई पाई स्टार संक्रमण या पाई पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। ऐसे वर्णमूलक कौन से हैं, उनके अपन उदाहरण देखें तो कार्बन कार्बन द्विबंध या कार्बन कार्बन त्रिबंध, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के यौगिक, उनके पास केवल पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे एथिलीन, एसिटिलीन। और इस प्रकार के मूलकों को पहले वर्ग में अपन ने रखा है। अपन ने क्या मतलब, पहले वर्ग में माने गए हैं। इसके अलावा दूसरे वे वर्णमूलक जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन तो है ही, पाई इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एन इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। एन इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, अबंधी इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन जिन्होंने बंध बनाने में भाग नहीं लिया लेकिन यौगिक में होते हैं। और इस प्रकार के यौगिक दोनों प्रकार का संक्रमण या दोनों प्रकार का ट्रांजिशन दिखाते हैं। दोनों प्रकार कौन से हुए, पाई इलेक्ट्रॉन पाई स्टार ऊर्जा स्तर में जाते हैं, जिसे पाई पाई स्टार संक्रमण कहते हैं, और अबंधी ऊर्जा स्तर में उपस्थित इलेक्ट्रॉन पाई स्टार में जाते हैं। तो दो प्रकार के संक्रमण या दो प्रकार का ट्रांजिशन ऐसे यौगिक दिखाते हैं। ये कौन से उदाहरण है, यदि यौगिक में कार्बोनाइल समूह जुड़ा हुआ हो, C डबल बॉन्ड O, तो ऑक्सीजन ऐसा एटम है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात अबंधी इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन एजो यौगिक कंपाउंड्स में, एजो यौगिकों में नाइट्रो कंपाउंड में नाइट्रोजन उपस्थित है। ऐसी परिस्थिति में नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अर्थात अबंधी इलेक्ट्रॉन है, या अपन कहें अबंधी ऊर्जा स्तर n में इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, n इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं, जो ऊर्जा का अवशोषण करके उच्च ऊर्जा स्तर जो कि पाई स्टार अबंधी, पाई स्टार विपरीत बंधी कक्षक है, उसमें जाते हैं। जो पाई इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें या अबंधी इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो पाई इलेक्ट्रॉन यौगिक में मजबूती से बंधे हुए नहीं होते। यह अपन ने पहले भी पढ़ा है। ट्रांजिशन के टाइम पे सिग्मा इलेक्ट्रॉन ज्यादा मजबूती से होते हैं बनिस्पत पाई इलेक्ट्रॉन के। तो वही स्थिति यहां है, पाई इलेक्ट्रॉन मजबूती से बंधे हुए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, यदि अपन ऊर्जा स्तरों के बीच में ऊर्जा का अंतर देखें तो पाई पाई स्टार या n और पाई स्टार, इन ऊर्जा स्तरों के मध्य ऊर्जा का अंतर बहुत कम है। ऐसी परिस्थिति में जब पाई इलेक्ट्रॉन दृश्य और पराबैंगनी क्षेत्र की तरंग दैर्ध्यों के संपर्क में आते हैं तो उनसे ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं, और वो ऊर्जा सफिशिएंट होती है कि ये इलेक्ट्रॉन पाई कक्षक से या n कक्षक से पाई स्टार कक्षक में स्थानांतरित हो सके। चूंकि अवशोषण दृश्य क्षेत्र में हो रहा है तो यौगिक रंगीन प्रतीत होता है। जिस तरंग दैर्ध्य का अवशोषण यौगिक करेगा उसी के हिसाब से रंग दिखाई देगा। तो रंग, ये जो यौगिक है जिनमें पाई इलेक्ट्रॉन है या n इलेक्ट्रॉन है, वो रंगीन होते हैं, और ऐसा वर्णमूलकों के कारण होता है। वर्णमूलक एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब करते हैं। अब अपन वर्णवर्धक की बात करें। यदि कोई ऐसा समूह हो जो वर्णमूलक के साथ जुड़ जाए और उसके जुड़ने के कारण वर्णमूलक के रंग देने की या रंगीन करने की
रंगीन रंग प्रदान करने की क्षमता बढ़ जाए। ऐसे समूहों को वर्णवर्धक या इंग्लिश में ऑक्सोक्रोम कहते हैं। जब वर्णवर्धक किसी वर्णमूलक के साथ जुड़ जाता है तो वर्णमूलक में अवशोषण करने की क्षमता उच्चतर तरंग दैर्ध्य की तरफ खिसका देता है। वर्णमूलक नहीं है, उस अवस्था में वर्णमूलक जिस तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा, वर्णमूलक जुड़ने के बाद में वही वर्णमूलक उससे ऊंची तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करेगा। और सिर्फ अवशोषित ही नहीं करेगा, तरंग दैर्ध्य की दिशा में बढ़ने के साथ अवशोषण करने की तीव्रता भी बढ़ा देगा। ऐसे वर्णवर्धकों में अबंदी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, वही इसका कारण है। पाई से पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, वर्णवर्धक करेगा ही, वर्णमूलक करेगा ही। लेकिन जब उसके साथ कोई ऐसा समूह जुड़ गया, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ जाए जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो अभी अपन ने वर्णमूलक के टाइप 2 में पढ़ा है, उस परिस्थिति में ऐसे वर्णमूलकों की उच्च स्तर की तरंग दैर्ध्य को अवशोषण करने की क्षमता बढ़ जाती है। उदाहरण क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, अमाइन ग्रुप NH2, हाइड्रोजन R से रिप्लेस हो जाए NHR, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन NR2। तो ये सब समूह ऐसे हैं जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर का भी समूह हो सकता है। सल्फर के पास भी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। तो ये युग्म ऐसे, ये यौगिक ऐसे हैं, ये समूह ऐसे हैं जिन्हें अपन ऑक्सोक्रोम की कैटेगरी में रखते हैं, वर्णवर्धक की कैटेगरी में रखते हैं। अब यौगिक में प्रतिस्थापी समूह जुड़ गया, कोई भी समूह जुड़ गया, चाहे उसमें पाई स्टार ट्रांजिशन हो रहा है, एन पाई स्टार हो रहा है, समूह के कारण हो रहा है, किसी वर्णमूलक के कारण हो रहा है, उस प्रतिस्थापी समूह का क्या प्रभाव पड़ेगा? या अपन मोटे तौर पे बात करें कि पाई इलेक्ट्रॉन पाई स्टार कक्षकों में जा रहे हैं, पाई इलेक्ट्रॉन पाई कक्षक से पाई स्टार कक्षक में जा रहे हैं, जिसे पाई स्टार ट्रांजिशन कहते हैं। उसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं? पहला प्रभाव, जिसे अपन कहते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन, क्या है अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा प्रभाव पड़ता है हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या वर्णोत्कर्षी विस्थापन। तीसरा प्रभाव पड़ता है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। अभी तक अपन ने दो शिफ्ट की बात की है, अब अपन इफेक्ट की, प्रभाव की बात कर रहे हैं। हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, अतिवर्णक विस्थापन। चौथा है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, अधोवर्णक विस्थापन। तो ये चार प्रकार के प्रभाव हैं जो किसी भी प्रतिस्थापी के यौगिक में जुड़ने के कारण पाई स्टार संक्रमण पर डलता है, जिसे अपन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट कहते हैं। डिटेल अपन इनका पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है बाथोक्रोमिक शिफ्ट, वर्णोत्कर्षी विस्थापन। ये क्या है? यदि यौगिक में कोई ऐसा समूह जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन डोनर है, इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन देने वाला है, जिसके पास अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रॉन दे सकता है, जैसे OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप, NH2 अमीनो ग्रुप। तो इनके जुड़ने से क्या होगा कि जो अवशोषण बैंड है या यौगिक जो यूवी लाइट को या दृश्य क्षेत्र में तरंग दैर्ध्य को अवशोषित कर रहा है, वो जिस स्तर की, जिस ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य वाली तरंगों को अवशोषित करना था, उससे ऊंचे स्तर की
उससे हायर एनर्जी की तरंग दैर्ध्य को एब्जॉर्ब करता है। अपन सीधे शब्दों में कहें तो जो अवशोषण के कारण बनने वाला अवशोषण बैंड है, वो अवशोषण बैंड उच्च तरंग दैर्ध्य की ओर स्थानांतरित हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। और सीधे शब्दों में बात करें तो लैम्डा मैक्स का मान बढ़ जाता है, और लैम्डा मैक्स का मान बढ़ेगा तो रेड कलर की तरफ बढ़ेगा, लाल रंग की तरफ बढ़ेगा। लाल रंग की तरंग दैर्ध्य अधिक होती है, तो अपन इसे क्या कह देते हैं, रक्त विस्थापन या रेड शिफ्ट। ये कैसे कि ये इसका ग्राफ है। इस ग्राफ में आप देखेंगे कि पहले जब तक इसमें कोई समूह जुड़ा हुआ नहीं था, उस यौगिक ने जो अवशोषण प्रदर्शित किया वो इस लाइन के साथ किया यहां पे। लेकिन जब इसमें कोई समूह जुड़ गया जैसे OH या NH2, तो ये जो कर्व है ये कर्व शिफ्ट हो गया यहां से इस तरफ यूं। तो आप ये देखें कि ये जो पीक था यहां पे, वो यहां से इस जगह पे ये शिफ्ट हो गया हायर उच्च तरंग दैर्ध्य की तरफ। तो इस प्रकार के शिफ्टिंग को अपन क्या कह देते हैं, बाथोक्रोमिक शिफ्ट। बाथोक्रोमिक शिफ्ट के बाद में अब अपन बात करें दूसरे उसकी, तो दूसरा शिफ्ट या दूसरा इफेक्ट क्या है, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, वर्णोपकर्षी विस्थापन। ठीक बाथोक्रोमिक का अपोजिट है। बात इस प्रकार के इफेक्ट में या इस प्रकार की शिफ्ट में यदि यौगिक के साथ कोई इलेक्ट्रॉन ग्राही ऐसा समूह जुड़ जाए जो इलेक्ट्रॉन लेने वाला हो, खींचने वाला हो, जैसे एसिटिल समूह, या असंतृप्त श्रृंखला है कार्बन की, उसमें एक CH2 ग्रुप जोड़ दिया जाए, उस परिस्थिति में जो अवशोषण बैंड है वो निम्न तरंग दैर्ध्य की ओर विस्थापित हो जाएगा, कम तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र की तरफ विस्थापित हो जाएगा। या अपन यूं कह सकते हैं कि लैम्डा मैक्स का जो मान है वो कम हो जाएगा। और कम होने का मतलब जो लैम्डा मैक्स का मान है वो ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, और इसीलिए इसे अपन नीला विस्थापन या ब्लू शिफ्ट भी कहते हैं। वो कैसे अपन कहेंगे कि ग्राफ में, इसके ग्राफ में देखें, ग्राफ में बिल्कुल क्लियर है कि यदि यौगिक के साथ समूह जुड़ा हुआ नहीं है तो उसने ये वाला कर्व बनाया, इस क्षेत्र पे जाके ये आ गया उच्चतम शिखर, ये आया। लेकिन जब इसके साथ कोई समूह जुड़ गया, ऐसा समूह जुड़ गया जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला है, इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, उस परिस्थिति में ये कर्व इस तरीके से स्थानांतरित हो गया। तो इसमें आप पीक देखेंगे, इस पीक का मतलब ये पीक इधर शिफ्ट हो गई, निम्न तरंग दैर्ध्य वाले क्षेत्र की तरफ स्थानांतरित हो गई, विस्थापित हो गई, और इसी को अपन क्या कह देते हैं, वर्णोपकर्षी विस्थापन या हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट। तीसरा इफेक्ट अपन बात करें तो तीसरा प्रभाव कहलाता है हाइपरक्रोमिक इफेक्ट, हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या अतिवर्णक विस्थापन। ऐसा विस्थापन जिसमें यौगिक के साथ जुड़ा हुआ प्रतिस्थापित समूह या विलायक भी हो सकता है, सॉल्वेंट, वो अवशोषण बैंड की तीव्रता को बढ़ा दे, इंटेंसिटी को बढ़ा दे।
अर्थात एप्सिलॉन मैक्स का मान बढ़ जाए। तो इस प्रकार के प्रभाव को अपन क्या कहते हैं? हाइपरक्रोमिक इफेक्ट। जैसे पहले यौगिक में जब ऐसा प्रतिस्थापी समूह नहीं जुड़ा हुआ था तो पीक इस जगह पे आ रही थी, लेकिन जब समूह जुड़ गया तो इसके अवशोषण की तीव्रता बढ़कर के यहां आ गई, इंटेंसिटी बढ़ गई। इस प्रकार के शिफ्ट को, जो ये बढ़ गया शिफ्ट, इस लेवल से इस लेवल पे चला गया, इसको अपन क्या कहते हैं? हाइपरक्रोमिक इफेक्ट या अति वर्णक प्रभाव। चौथा इफेक्ट क्या है? चौथा कहलाता है हाइपोक्रोमिक इफेक्ट, अधोवर्णक विस्थापन। यदि कोई समूह, प्रतिस्थापी समूह अथवा विलायक ऐसा हो जो अवशोषण बैंड की तीव्रता को कम कर दे, घटा दे, एप्सिलॉन मैक्स का मान कम कर दे, तो ऐसे इफेक्ट को, ऐसे प्रभाव को हाइपोक्रोमिक इफेक्ट या अधोवर्णक प्रभाव कहते हैं। ग्राफ में देखें तो ग्राफ में बिल्कुल आप साफ देखेंगे कि पहले जब समूह नहीं जुड़ा हुआ था तो इंटेंसिटी इस लेवल पे थी, एप्सिलॉन एक्स का मैक्स का मान ये था, लेकिन जब समूह जुड़ गया तो इसका मान घट करके यहां गया। तो ये जो मान यहां से यहां पे आ गया घट करके, इसी को अपन हाइपोक्रोमिक इफेक्ट या अधोवर्णक विस्थापन कहते हैं। इसके साथ आज आपका ये क्रोमोफोर, ऑक्सोक्रोम और इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ये कंप्लीट हो जाता है। इसके शॉर्ट नोट आपसे पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा टिपिकल शॉर्ट नोट नहीं है। उम्मीद है आप तैयार करेंगे।